गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में। पृथ्वी आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, पृथ्वी के ताप कटिबंध। मैं क्लास में भी आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि किस प्रकार से हमने अपनी पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं ताकि हमें उसका अध्ययन करने में आसानी हो। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी ना तो पूर्ण रूप से गोल है, न ही चौकोर है, ना ही एकदम चपटी है। ठीक है, पृथ्वी थोड़ी आलू जैसी है, कहीं से पिचकी हुई है, कहीं से उठी हुई है, लेकिन हाँ इतना तो फैक्ट है कि पृथ्वी जो है बिल्कुल बीच से जो है थोड़ी फैली हुई है, उभरी हुई है। तो पृथ्वी का हम ये बोल सकते हैं कि सेंटर से ये उभरी हुई है, और लेकिन ये क्या नाम है, अपने ध्रुवों पर चपटी है। अब ध्रुव क्या है, ये सब क्या है, इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी पे हमने बहुत सी काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, उसमें से जो काल्पनिक रेखाएं ऐसे लेटी हुई होती हैं, ये रही, इन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। यानी जो रेखाएं पृथ्वी पर ऐसे खींची रहेंगी इस तरह से, ये रेखाएं कहलाएंगी हमारी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ऐसी हम बिल्कुल जो अक्षांश रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है उसे हम 0 डिग्री या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। कौन सी? विषुवत रेखा। ये रेखा पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भू मतलब भूमि, मध्य मतलब भूमि के मध्य से जाने वाली रेखा। क्या बोलते हैं इसे? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री भी बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा, जैसे आपने एक आलू लिया, उसको बिल्कुल बीच में से काट दिया। आलू बीच में से काटने के बाद उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, दोनों बिल्कुल बराबर काटे हमने, एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। तो पृथ्वी में चाहे आप पृथ्वी का अध्ययन करो, चाहे एक मानचित्र पे किसी चीज़ का अध्ययन करो, तो उसका सीधा सा फंडा होता है, जो बीच में से काटने के बाद आधा ऊपर का हिस्सा है वो उत्तरी भाग है, और जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी भाग है। अब पृथ्वी को हम क्या मान के चलते हैं? ये एक गोला है। जब हमने इसे बीच में से काट दिया, सच्ची में नहीं काटा, अध्ययन करने के लिए हमने इसे 2 भागों में बांटा है। तो जब हमने इसे बीच में से काट दिया तो ऊपर का हिस्सा कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध गोले का अर्ध भाग, आधा भाग, और नीचे का हिस्सा कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ से बिल्कुल बीच वाली रेखा से ऊपर का हिस्सा आपका क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इस छोटी सी बात को याद रखना। गोलार्ध शब्द में बच्चे अटक जाते हैं, गोलार्ध क्या है? तो ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी जो है, इस पर भारत की स्थिति बताओ। और 1 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन आता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत यहाँ स्थित है, तो सीधी सी बात होगी, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जितनी भी ये रेखाएं हैं जो हमने 0 डिग्री से शुरू की, फिर हम इनको खींचते चले गए, थोड़ी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 हम पहुंच गए 90 डिग्री पर। ऐसे नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते हम पहुंच गए 90 डिग्री पर। तो 0 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री तक, और यहाँ पर 0 डिग्री से दक्षिण दिशा में 90 डिग्री तक जो भी लाइनें हमने ऐसे खींची हैं, जो लेटी हुई हैं, इन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। इन लाइनों की खासियत ये है कि ये लाइनें, जैसे 0 डिग्री की लाइन खींची, फिर 1 डिग्री की लाइन खींची, ये लाइनें कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। इनके बीच में हर जगह समान अंतर बना रहेगा, तो इसीलिए इन लाइनों को हम बोलते हैं समांतर रेखाएं, समान अंतर पर स्थित रेखाएं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं, चाहे इन्हें लेटी हुई रेखाएं बोल लो, चाहे समांतर रेखाएं बोल लो। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं आई थिंक क्लियर होंगी। लेकिन जब अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो आपसे पूछा जाए कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो 0 से लेके पहले आप 90 तक चले गए,
लेकिन जब 90 डिग्री पर पहुँचे तो ये एक अक्षांश तो है, लेकिन ये कोई रेखा नहीं है। तो जब रेखा की बात आएगी तो हम बोलेंगे कि 0 से लेके 89 तक 90 नहीं है। और नीचे वाले में फिर देखेंगे, नीचे वाले में 0 को काउंट क्यों करेंगे, 0 को तो हमने ऊपर वाले में काउंट कर लिया। नीचे वाले में हम ले लेते हैं 1 से लेके 89 तक। जब 0 से 89 तक काउंट करेंगे तो ऊपर हो जाएंगी 90 रेखाएं, क्योंकि 0 भी तो एक रेखा है, 89 तो ऑलरेडी हैं ये, और 0 भी एक है। 89 और 1 ऊपर कितनी हो गई, 90 रेखाएं। नीचे 1 से लेके 89 तक, तो नीचे कितनी हो गई ये 89 रेखाएं। तो पूरी कितनी हो गई 179 अक्षांश रेखाएं हैं। जब अक्षांश रेखाएं पूछी जाएं आपसे तो अक्षांश रेखाएं हैं 179। लेकिन जब क्वेश्चन ये हो कि अक्षांश रेखा मत बताओ, अक्षांश बताओ, तो कुल अक्षांश हो जाएंगे। अक्षांश में हम ये 179 रेखा तो लेंगे, प्लस 90 डिग्री वाली रेखा लेंगे एक, प्लस 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव वाली। तो एक 90 डिग्री वाली हो गई उत्तरी ध्रुव की, एक 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव की, यानी 179, 180, 181। तो कुल अक्षांश कितने हैं धरती पर 181। आई थिंक ये अक्षांश रेखाओं में किसी को कोई समस्याएं नहीं होंगी। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। अच्छा, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, विषुवत रेखा, जो धरती के बिल्कुल बीच से जा रही है, यही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होगी। ये ध्यान से देखो तो धरती का डायमीटर भी है, व्यास है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। जब एक फुटबॉल लॉस के बिल्कुल बीच में गोल लाइन खींच दो चारों तरफ, तो वो धरती का पेरीमीटर परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो उसका व्यास कितना है, धरती का व्यास क्या है, विषुवत रेखा ही धरती का व्यास है। अब अक्षांश रेखाएं क्लियर होंगी। इसके बाद समझ लेते हैं हम देशांतर रेखाओं को। जैसे हमने पृथ्वी पर ये लाइनें ऐसे खींची हैं, ऐसे ही हमने कुछ खड़ी लाइनें भी खींची हैं। लेकिन खड़ी लाइनों की विशेषता ये है कि ये लाइनें पूरे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। हर लाइन क्या करती है, आपस में टच होती है। ऐसे करके हमने खड़ी लाइन खींची है। तो जब मैंने आपको बता दिया ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, सबसे ऊपर 90 डिग्री, सबसे नीचे 90 डिग्री, तो सबसे ऊपर वाले 90 डिग्री को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और सबसे नीचे वाले दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो हमने देशांतर रेखाएं खींची हैं इस तरह से, इनकी विशेषता यह है कि ये सभी रेखाएं ऊपर उत्तरी ध्रुव पर और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिल जाती हैं। ये कितनी है पूरी, ये हैं पूरी 360 रेखाएं। कितनी हैं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं हैं 360। सबसे बीच वाली 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 6 करते करते 180 इधर जाएंगी, फिर 1 2 3 4 5 6 करते हुए 180 उधर जाएंगी। और 180 कॉमन है, जैसे इधर 0 दोनों के लिए कॉमन है तो उधर 180 भी दोनों के लिए कॉमन है। तो कुल देशांतर रेखाएं हमारी हो जाएंगी 360 डिग्री। ये तो हमने पढ़ा अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पृथ्वी का विभाजन। अब हम इन्हीं आगे अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध को पढ़ेंगे। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बीच से जो काल्पनिक रेखाएं हमने रेखा खींची हुई है, बीच से जाने वाली रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, जो कि पृथ्वी को बिल्कुल 2 भागों में बांटती है। विषुवत रेखा, अब होता क्या है, सूरज की रोशनी, सूरज ये रहा, सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तो जो पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा है जो उभरा हुआ है, इस पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा और सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है, ये मत सोचो सूरज छोटा है, सूरज बहुत दूर है और पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को मैंने बड़ा बनाया है। सूरज बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा व्यास है सूरज का। ठीक है, सूरज बहुत बड़ा है, बस बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटा प्रतीत होता है। तो सूरज की रोशनी पृथ्वी के बीच वाले हिस्से पर सबसे ज़्यादा पड़ती है, यानी 0 डिग्री। तो इस हिस्से पे सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। तो क्या कहते हैं इसे हम, ये विषुवत रेखा है।
या भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। और अभी हमने पढ़ा है 0 डिग्री पर है। तो यहाँ से लेके 1 डिग्री 2 डिग्री जब नीचे बढ़ते जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे जब हम पहुँच जाएंगे, कितने पर? 23.5 डिग्री दक्षिण। और ऐसे ऊपर बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में, 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में। तो यहाँ तक सूर्य की किरणें बहुत तीखी, तेज और सीधी पड़ती हैं। और जहाँ पर सूर्य की किरणें तीखी, तेज, सीधी पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। तो गर्मी को कहते हैं उष्णता। कोई चीज़ उष्ण है यानी गर्म है। कटिबंध मतलब, जैसे कटी मतलब होती है कमर, बंध मतलब कमर को बांधने के लिए हमने कोई पेटी बांध दिया। तो ऐसे समझ लो कि हमने एक पूरी बेल्ट बना दी है, बेल्ट टाइप कल्पना है ये, ठीक है। कोई सच्ची में पृथ्वी पर बेल्ट नहीं बनाई है। तो कटी पे, पृथ्वी की कमर पे एक बेल्ट लगा दी है, तो कटिबंध इसीलिए कहते हैं हम, ठीक है। तो इस हिस्से को कहेंगे, ये पूरा हिस्सा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर, ये पूरा हिस्सा आपका कहलाएगा उष्ण कटिबंध। पृथ्वी का कौन सा हिस्सा है ये? उष्ण कटिबंध। याद रखना, पूछा जाता है कि किस हिस्से पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो पृथ्वी के उष्ण कटिबंध पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। ये पृथ्वी को तापमान के आधार पर बांटा है हमने कि कहाँ पर कैसा तापमान है। उसके पश्चात इतना भी याद रखो, ये जो रेखा खींची है हमने, जैसे बीच वाली रेखा का नाम रखा था ना विषुवत रेखा, तो इस रेखा का जो दक्षिण दिशा में है इसका नाम हमने रखा है मकर रेखा। क्या रखा है? मकर रेखा। और जो रेखा 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में है इसका नाम हमने रखा है कर्क रेखा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रेखाएं हैं, इनको याद रखना है। इसके बाद आ जाओ, एक और लाइन इम्पोर्टेंट है जो कि हमने 66.5 डिग्री पर खींची है दक्षिण दिशा में, और 66.5 डिग्री पर ही खींची है हमने उत्तर दिशा में। और सबसे ऊपर एक बिंदु, नीचे एक बिंदु, ऊपर वाला ये बिंदु कहलाएगा उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला ये बिंदु कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सीधी पृथ्वी की रोशनी पड़ रही है। ये वाले जो हिस्से हैं जो कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक जाता है, इस हिस्से पर पृथ्वी की तिरछी रोशनी पड़ रही है। इस पर भी पृथ्वी की कैसी पड़ रही है? तिरछी रोशनी। तो जिस हिस्से पर पृथ्वी की तिरछी रोशनी पड़ेगी वहाँ पर गर्मी होगी, लेकिन उष्ण कटिबंध की तुलना में कम होगी। और सबसे लास्ट वाले हिस्से को देखो, जब ध्रुवों पर जाते हैं यहाँ पे तो रोशनी बहुत ही ज़्यादा तिरछी हो जाती है, पूरे हिस्से को ठीक से रोशनी, सूर्य का प्रकाश मिल भी नहीं पाता। तो इस हिस्से में क्या होता है? ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है। तो याद रखो, सबसे ऊपर 66.5 से लेके 90 डिग्री के बीच का जो एरिया है, उत्तरी ध्रुव से लेके 66.5 तक का एरिया, ये शीत कटिबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। यहाँ पर बर्फ़ जमी रहेगी, बहुत ज़्यादा शीत मतलब ठंड होगी। इसी प्रकार सेम दक्षिण में 66.5 डिग्री से लेके दक्षिणी ध्रुव तक का ये जो एरिया है, ये आपका क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। ये पूरा एरिया, इसको नाम दे दो शीत कटिबंध। उत्तर में है तो उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण दिशा में है तो दक्षिणी शीत कटिबंध। कहाँ से कहाँ तक? 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। और ये वाला भी शीत कटिबंध। अब बीच का हिस्सा रह गया जिसको हमने अभी नाम नहीं दिया है। बीच का कौन सा हिस्सा? बीच का ये वाला हिस्सा जो आपकी कर्क रेखा से शुरू होता है और ऊपर कहाँ तक जाता है? 66.5 तक। इसका नाम क्या होगा? देखो यहाँ पे जो है, इधर से तो थोड़ी इसको गर्मी प्राप्त होगी उष्ण कटिबंध के पास वाले एरिया से, और यहाँ से ठंडक प्राप्त होगी। तो ये शीत भी है और उष्ण भी है, तो इसे हम कहेंगे शीतोष्ण। शीत भी है और उष्ण भी है, शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है ये हमारा। इसी प्रकार से यहाँ दक्षिण दिशा में आपकी मकर रेखा से लेकर नीचे 66.5 डिग्री तक के बीच का जो एरिया है, यहाँ पर उष्ण कटिबंध से गर्मी भी प्राप्त होगी, शीत कटिबंध से शीत भी। तो शीत प्लस उष्ण
शीतोष्ण कटिबंध, इसको भी क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। आप देखोगे हमने बांटा तो बराबर ही है, बीच में से काटा, पहले बीच में से काटा तो ऊपर का हिस्सा उष्ण, नीचे का भी उष्ण, ऊपर का शीतोष्ण, नीचे का भी शीतोष्ण, ऊपर का शीत, नीचे का भी शीत। अंतर क्या है? बस साथ में हम बोलेंगे ये शीत कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और ये वाला शीत कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में है। इतना याद रखना कि गोलार्ध बदल जाने से भी उसकी स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। आई होप ये कटिबंध, तापीय कटिबंध जो सूर्य से आने वाले प्रकाश, आने वाले ताप के आधार पर बांटे गए हैं, ये समझ आया होगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से चैप्टर जब हम पढ़ते हैं कि कहीं पर कैसी फसल होगी, कैसा मौसम होगा, वो हमें तभी समझ आता है जब हम ये देखते हैं कि वो एरिया या वो जगह किस कटिबंध में पड़ता है। जैसे कटिबंध में पड़ता होगा उसी हिसाब से वहाँ पर मौसम होगा, उसी हिसाब से वहाँ पर गर्मी सर्दी होगी, और उसी हिसाब से तब उस क्षेत्र में फसलें होंगी। जैसी फसल और खाने पीने के संसाधन होते हैं, वैसे ही लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बन जाती है। तो ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।